चलिए बच्चों, तो लेट्स कंटिन्यू। हमने यहाँ पे ड्रॉप किया था चिल्ड्रन, और मैंने आपको बताया था दो तरह की मार्केट होती है। वन इज कॉल्ड एज मनी मार्केट, विच डील्स इन लेंडिंग एंड बोरोइंग, टेकिंग एंड गिविंग ऑफ मनी विद इन 365 डेज ओनली। बट देयर इज अनदर मार्केट जहां पे पैसे की गिव एंड टेक लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, दैट इज नोन एज कैपिटल मार्केट। तो जब कोई भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसी भी इन्वेस्टर को शेयर्स बेचती है, डिबेंचर्स बेचती है, द मार्केट इज नोन एज प्राइमरी मार्केट। बट जब एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर किसी दूसरे इन्वेस्टर को अपने शेयर्स या डिबेंचर्स बेचता है, देन वी कॉल इट एज अ सेकेंडरी मार्केट। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं, आई वॉन्ट एवरीबडी टू पुट इट चिल्ड्रन। सो हेयर इट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी selling shares to investors. समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? Joint stock company selling shares to investors. So like it is Reliance Industries Limited, it is State Bank of India, it is Wipro, it is Infosys, any company children, any company, when they sell their shares to their investors children, we call it as which type of market children? Which market? Which market? Primary market. खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई बच्चों। बट जब इन्वेस्टर्स के बीच में डील होती है चिल्ड्रन, देन द मार्केट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी मार्केट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? समझ में आ गया सबको? सो इट इज ओल्ड इन्वेस्टर्स selling the shares or securities to the new investors. तो जब रिश्ता पुराना और नए का होता है चिल्ड्रन, न्यू इन्वेस्टर्स को आप पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं, ओल्ड को एग्जिस्टिंग भी बोल सकते हैं। देन चिल्ड्रन वी कॉल इट एज विच टाइप ऑफ मार्केट? सेकेंडरी मार्केट। सो ज्यादा बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज जो होती हैं चिल्ड्रन, दे अकर in what is called as a secondary market. सबको बात समझ में आ गई? Understood what is a primary and a secondary market? चलो पक्का? तो ये जो आपको स्टॉक एक्सचेंज जैसा कुछ नजर आता है, this market is called as a secondary market children. So please update this example very quickly children, very quickly. Any queries please ask. चलिए ब्रह्मास्त्र सबको समझ में आ गया? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज गिविंग शेयर्स टू यू पीपल, इट इज विच मार्केट? प्राइमरी मार्केट। अब ये कोई बाजार ऐसा सब्जी मंडी की तरह नहीं होता है। आप किसी सो कॉल्ड पर्सन के पास जाते हैं जिसको अथॉरिटी होती है काम करने की, वो आपसे ऑनलाइन एक फॉर्म भरवा लेगा या ऑफलाइन एक फॉर्म भरवा लेगा, उसके साथ आप एक चेक स्टेपल कर देंगे या अपने बैंक डिटेल्स ऑनलाइन दे देंगे। योर डिटेल्स वुड बी गोइंग टू द कंपनी। इफ कंपनी विशेष कि आपको शेयर देना है तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे बैंक अकाउंट से, और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। डीमैट अकाउंट क्या होता है ये जानकारी सबको होती है, तो इसलिए इस पे ज्यादा विचार हम कुछ देर के बात करेंगे। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? बट आपने शेयर खरीद लिया, आपको बहुत बढ़िया डिविडेंड मिल रहा है, यू आर वेरी हैप्पी, आई ऑल्सो वॉन्ट द सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस विद मी। तो व्हाट आई कैन डू, आई विल ऑल्सो अप्रोच टू द कंपनी, भाई गिव मी द शेयर एज वेल। बट कंपनी सेज जय माता दी, अब हमको और कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस में जरूरत नहीं है, तो हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम आपको शेयर नहीं देंगे। व्हाट कैन आई डू, मैं किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाऊंगा और उससे रिक्वेस्ट करूंगा और उससे शेयर ले लूंगा। अब हमारे और उस पर्सन के बीच में जो बाइंग सेलिंग होगी, दैट विल टेक एट अ प्लेटफॉर्म जिसे हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। तो किसी जमाने में ये स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ मुंबई में होते थे, और एक वो बिल्डिंग के अंदर सो कॉल्ड रूम के अंदर एक रिंग होती थी। आपने वो स्कैम मूवी में अभिषेक बच्चन की देखा होगा। तो रिंग के अंदर ओनली द ब्रोकर्स वर अलाउड टू बी देयर। आप और हमारे जैसे लोग रिंग के बाहर होते थे। उस समय फिजिकल ट्रेडिंग होती थी बच्चों, बट उस जमाने में भी दूसरे शहरों में भी शेयर्स की ट्रेडिंग होती थी, बट वो ओवर फोन कॉल होती थी। बट टुडे क्योंकि इतनी रैम्पेंट मैल प्रैक्टिसेस होती थी, झूठ बोलते थे एजेंट्स, चीट करते थे लोगों को, पता लगा स्टॉक मार्केट में शेयर का रेट है 10 रुपए, फोन पे बता दिया 15 रुपए, और आगे जो एजेंट आपको बता रहा है वर्बली वो कह रहा है 25 रुपए, तो 10 का शेयर आपको 25 में मिलता था, 2.5 गुना पेमेंट करना पड़ता था।
तो जैसे पहले अमेजोन और फ्लिपकार्ट जब नहीं था, शॉपकीपर मनचाहा रेट लेता थे, आपको पता भी नहीं था कमोडिटी एक्चुअली में है कितने की, बट अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट के आने से हम एक बार ऑनलाइन रेट चेक कर लेते हैं, देन वी विजिट टू द मार्केट। तो 92 के बाद से चिल्ड्रन स्टॉक मार्केट के सारे ऑपरेशंस इंडिया में आर डन इन ऑनलाइन फॉर्म ओनली। अब ऑफलाइन फॉर्म इस मार्केट में चलता ही नहीं है। गॉट इट क्लियर? चलिए, shall I proceed further? So moving ahead children, primary market deals with new issue, that is company सीधे shares आपको देंगी। एंड चिल्ड्रन यहाँ पे देयर आर सर्टेन मेथड्स, आप इन सबको लिखिए, मैं एक एक करके आपको सारे एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम। टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज एक्स लिमिटेड। चिल्ड्रन, इन्होंने फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर्स इशू किए इन द ईयर 1985। व्हेन? 1985। यहाँ पे जो इन्होंने पब्लिक को शेयर इशू किए चिल्ड्रन, दिस वाज एक्चुअली कॉल्ड एज एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हाट? इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम जब कोई भी कंपनी मार्केट में पब्लिक को शेयर्स देकर उनसे पैसा लेती है, तो इस प्रोसेस को आप आईपीओ बोलते हैं। एंड इट इज एज सेम एज चिल्ड्रन ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। आप प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे जिसमें आपकी कंपनी की सारी डिटेल होगी, कब कंपनी बनी, क्या करना चाहती है कंपनी, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेमोरेंडम आर्टिकल का भी इसके अंदर ग्लिम्स होता है थोड़ा सा, कंपनी क्यों पैसा आपसे मांग रही है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, क्या कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो हमारा पूरा बायोडेटा, पूरा डिटेल इसके अंदर होता है। तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस बोले या आईपीओ बोले, इट इज वन एंड द सेम थिंग। कंपनी को सो कॉल्ड बिजनेस एक्सपैंड करने की जरूरत महसूस हुई, और बिजनेस एक्सपैंड करने की जरूरत महसूस हुई इन द ईयर 2023, और कंपनी ने फिर से शेयर्स इशू करने का सपना देखा। और इन शेयर्स को कंपनी जब इशू करेगी चिल्ड्रन, तो यहां पे इस कॉम्पोजिशन को हम बोलेंगे व्हाट? एफपीओ। क्या बोलेंगे? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। व्हाट? फर्दर। तो फर्स्ट टाइम बेचा तो आईपीओ, फर्स्ट टाइम के बाद कितनी भी बार पब्लिक से पैसा लेंगे शेयर्स बेच के, तो इट इज आईपीओ। समझ में आ गया? बट अगर इस आईपीओ में हम, या एफपीओ में आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट्स देंगे उन लोगों को जिन्हें 1985 में शेयर्स बेचे गए थे चिल्ड्रन। आई रिपीट, 1985 में जिन्हें शेयर्स बेचे गए थे, उनको हम राइट्स देंगे कि अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, बट वी आर इशूइंग इट टू द पब्लिक एट अ प्राइस ऑफ 18। आप अगर खरीदना चाहते हैं तो यू पीपल कैन गेट द शेयर एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 15 रुपी। आपको 3 रुपए सस्ता देंगे। आप नहीं लेना चाहते तो आप रेफरेंस दे दीजिए, हम आपके किसी जानने वाले को भी 3 रुपए सस्ता दे देंगे। सो ये राइट सिर्फ ओल्ड शेयर होल्डर्स के पास होगा, वोंट बी गिवन टू एनी कॉमन पर्सन। सो इस तरह के एफपीओ को हम राइट इशू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट इशू। ये नहीं कि राइट हैंड साइड से दिया तो राइट इशू हो गया, लेफ्ट हैंड बड़ा अशुभ था, नथिंग लाइक दैट। तो फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया तो आईपीओ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितनी भी बार इशू करिए, इट इज एफपीओ। बट अगर एफपीओ में पुराने शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिए हैं, तो इसी तरह के प्रेफरेंस होते हैं, आपको पहले शेयर बेचेंगे सस्ते में, सेम प्राइस पे। आप अगर डिनाई करते हैं तो हम पब्लिक का मुंह देखेंगे फिर। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइट इशू। सस्ते में दे देंगे पब्लिक को 18 का, आपको 15 का, वो भी राइट इशू। आपके पास पहला चॉइस है खरीदने का, इफ यू डिनाई द ओल्ड वंस देन वील आस्क टू द न्यू शेयर होल्डर्स। तो दिस इज नोन एज राइट इशू। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस समझ में आ गया? तो एवरी कंपनी, आई रिपीट चिल्ड्रन, एवरी पब्लिक कंपनी, आई होप सो सबको पता है पब्लिक कंपनी क्या होती है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बहुत मैंने आपको इसके बारे में बताया है। जो भी मार्केट से पैसा रेज करती है, उन्हें एक प्रोस्पेक्टस बनाना होता है। प्रोस्पेक्टस इज अ सुपर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। कितनी बार तो 300-400 पेज का भी हो जाता है। तो सर हर इंसान को एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा? नहीं, कॉस्ट बढ़ जाएगी। आजकल पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है ये, तो आप उसके अंदर सारा डिटेल पढ़ लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए, तब शेयर्स में पैसा लगाइए, कंपनी को पैसे भिजवाइए। इज दैट क्लियर? अब कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में तो भाई बढ़ा चढ़ा के चीजों को लिखेगी। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, प्रोस्पेक्टस में चीजें बढ़ा चढ़ा के ना लिखी जाए, इसीलिए प्रोस्पेक्टस की एक ड्राफ्ट कॉपी सेबी के पास सबमिट होती है चिल्ड्रन। सेबी ऑफिशियल्स चेक करते हैं कि कंपनी ने कोई बहुत ज्यादा उड़ा उड़ा के तो चीजें नहीं लिखी है, जिससे लोग तो अट्रैक्ट हो जाएं और बाद में फुस। समझ में आ गया? एंड चिल्ड्रन, जो बैंक्स
कंपनी के शेयर्स का पैसा लेंगे। जो अंडर राइटर्स कंपनी के शेयर्स को बिकवाने के लिए जिम्मेदारी लेंगे, इन लोगों को भी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप बेवकूफ बना के पागल बना के चले जाएं पब्लिक को। खोपड़े में बात गई। आपने इधर रिसेंटली देखा होगा, यूट्यूब में पहले बड़े बड़े ज्ञानी लोग आते थे, इस कंपनी का शेयर खरीद लो। विंट वेल्थ नाम सुना है किसी ने कभी? बच्चों विंट वेल्थ सुना है? नहीं सुना? अच्छा। वॉल्ड सुना है? वॉल्ड, VAULD, नहीं सुना? अच्छा। एक बड़ी फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका नाम है रचना रनाडे, बहुत अच्छी स्पीकर है। और एक दो ऐसे लोग और भी हैं, मतलब लोग तो हजारों हैं, व्हाट इट क्लियर। तो ये लोग अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों को बताते थे, विंड वेल्थ में पैसा लगा दीजिए 10% रिटर्न मिलेगा। वॉल्ड करके एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, यहां पैसा लगा दीजिए 7-8% का रिटर्न मिलेगा। तो इतना इन्फ्लुएंस करते थे लोगों को, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाते थे कि लोग डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हो जाते थे। 2-4-5% तो भाई सही लोग थे, 95% सिर्फ अपना चैनल प्रमोट करने के लिए, पब्लिक को चीट करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ये हरकतें करते थे। सो इन लोगों को नाम दिया जाता था फिनफ्लुएंसर। व्हाट? फाइनेंस फील्ड के इन्फ्लुएंसर्स। गॉट इट क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है, आपके मोहल्ले में अगर 10 लोग किसी चीज को अच्छा बोलेंगे तो 1% तो आपको भी लगेगा कि भाई डेफिनेटली वो चीज अच्छी है। भाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो मैं अभी कल परसों ही देख रहा था, सेबी ने इसके ऊपर एक पेचकस लगा दिया, एक बोल्ट लगा दिया है। एक इंसान ने बच्चों अपने जीवन की 80% कमाई वॉल्ड जैसे ऐप के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट की। फर्जी टाइप की कंपनी थी, पैसा लेके भाग गई पूरा। बट इट फेसबुक में नहीं आता 499 रुपीज में ये खरीद लीजिए, और आपको लगता है लेवाइस का ट्राउजर 499, झट से आप पेमेंट भी कर देते हैं और पता लगा आपके घर में कुछ आया ही नहीं। मैनी अ टाइम्स ये 999 हो जाता है और आपने ऑर्डर किया था ट्राउजर जीन्स, आ गया टिश्यू पेपर। तो इन सबसे आपको बच के रहना चाहिए। तो रिसेंटली चिल्ड्रन अगस्त 23 में सेबी ने इनके ऊपर सो कॉल्ड एक सर्कुलर भेज दिया कि ये जितने इन्फ्लुएंसर हैं इन सब को कराना पड़ेगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की फीस भी ठीक ठाक होती है, हजारों लाखों में। मिनिमम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट में। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉमर्स में, फाइनेंस में, टैक्सेशन में होनी चाहिए। इसके बाद ही आपके पास बकवास भौंकने की परमिशन होगी। तो इसीलिए अगर आपने नोटिस किया हो, आपको काफी सो कॉल्ड यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आते रहे होंगे, बट अगस्त सितंबर के बाद से नोटिफिकेशन आने बंद हो गए। इन सबको प्रेम पत्र पकड़ा दिए गए हैं, समझ में। बट पीपल लाइक मी हु टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते, इसके ऊपर से भी कुछ नहीं बोला है, ना बोलेगा। गॉट इट? तो आप मेरे वीडियोस अगर देखें, मैं बोलता हूं भाई मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आप अपनी समझ के हिसाब से खरीदो। नेवर ऐसे कि आदित्य बिरला का म्यूचुअल फंड खरीद लो या सो कॉल्ड रिलायंस का म्यूचुअल फंड खरीद लो। खरीदना आपको अपने हिसाब से, मैं सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं, मैं कृष्ण का काम कर रहा हूं। मैंने भगवत गीता में सही और गलत लिख दिया, अब आपको डिसाइड करना है कि सही फॉलो करना है या गलत फॉलो करना है, दुर्योधन बनना है या अर्जुन बनना है। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो अंडर राइटर्स और बैंक्स होते हैं, इनको खरीदने पड़ते हैं कंपनी के शेयर्स। ऐसा ना हो कि अंडर राइटर, बैंक्स जो बड़ा अच्छा अच्छा कंपनी के बारे में लिखें और बाद में ये भाग जाए और कंपनी भी भाग जाए। तो सेबी कह रहा है कि भाई आप बैंक है, आपको रिलायंस के आईपीओ का पैसा रिसीव करना है, चलो 3% ऑफ द टोटल आईपीओ में शेयर आप खरीदोगे। तुम अंडर राइटर हो, 5% पैसा पहले तुम लगाओ, तब पब्लिक को विश्वास जगेगा, तब पब्लिक पैसा लगाएगी। और ये शेयर्स वो 3 साल 5 साल तक बेच ही नहीं सकते। कुछ केसेस में 3 साल का लॉक इन और कुछ में 5 साल का। तो अगर आप भागे पब्लिक को चीट करके, बड़े बड़े सपने दिखाकर, तो पहले आपका भी पैसा निपट जाएगा। इज दैट क्लियर? तो प्रोस्पेक्टस बनाने वाले जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, द लैंग्वेज राइटर्स एंड ऑल, बैंक्स ही ये काम आपके लिए करवा देते हैं। अंडर राइटर्स भी कभी कभी ये काम करवाते हैं। अंडर राइटर सबको पता है क्या होता है, तो इनको भी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। समझ में आ गया? पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज राइट इश्यू, व्हाट इज आईपीओ। अब आईपीओ पढ़ने हैं तो पहले थोड़ा ई आईपीओ की जानकारी ले लें। एज ऑफ टुडे चिल्ड्रन आईपीओ खत्म हो चुके हैं, अब ई आईपीओ का ही जमाना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल पे बटन होता है, आप उसको क्लिक करिए, ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, पूरा फॉर्म भर दीजिए विद योर बैंक डिटेल्स एंड ऑल, विद योर बैंक डिटेल्स एंड ऑल। 3 days का टाइम होता है, जब भी कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 3 दिन के अंदर लोग फॉर्म भर सकते हैं।
तुरंत आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटता। आई रिपीट चिल्ड्रन, तुरंत आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटता। पहले क्या होता था, ध्यान से सुनिए। सपोज 15 अप्रैल 1985 को आपने किसी कंपनी के आईपीओ में 1 लाख रुपए लगा दिए। ये 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गया। 30 डेज के बाद यू केम टू नो कि आपको शेयर नहीं मिले और आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो गया। बट बच्चों 1 महीने बाद पैसा आया, 1 महीने बाद। अगर सेविंग अकाउंट में 3% का भी इंटरेस्ट है बच्चों, तो आपका 250 रुपए का नुकसान हो गया। कैसे सर? 1 लाख का 3%, 3000, 1 साल के लिए 12 से डिवाइड कर दीजिए, 250 रुपए हुआ। हैड दिस मनी नॉट मूव्ड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट बिकॉज यू हैव नॉट गॉट द शेयर्स, तो 250 रुपए ब्याज तो मिलता कम से कम। ब्याज नहीं, ब्याज, इंटरेस्ट। कुछ लोग ब्याज समझ रहे हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? सेबी के दिमाग में ये बात आई कि भाई पैसा बैंक से निकल गया, कंपनी ने 1 महीने बाद डिसीजन लिया कि आपको शेयर देना है या नहीं देना, और 1 महीने बाद आपका पैसा भी लौटा दिया। तो ना कंपनी के काम आया ये पैसा, ना आपके काम आया, क्योंकि पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा। ये पैसा एक ऐसे अकाउंट में पड़ा रहेगा जो ना आपका है ना कंपनी का है। जब लिस्ट फाइनल हो जाएगी किसको किसको शेयर देने हैं 30 डेज के बाद, तब आपके अकाउंट से जो पैसा गया था, एक पर्टिकुलर टेम्परेरी अकाउंट में रखा था, दैट विल मूव टू द कंपनी। टिल देन it will be kept in an account which is known as escrow। समझ में आ गया? 10 लोग हैं, क्रिकेट खेलना है, तो वही 5-5 की 2 टीम बन गई। 11 लोग हैं, क्रिकेट खेलना है, तो 5-5 की टीम बनेगी। एक को कौवा बना देते हैं, कॉमन, हमारे जमाने में कौवा बोलते थे। वो दोनों तरफ से खेलेगा। पता लगा उधर बॉलिंग अच्छी किया, इधर बैटिंग खराब किया, मार खाएगा। उधर बॉलिंग खराब किया, इधर बैटिंग अच्छी किया, तो उस टीम से मार खाएगा। तो ये कॉमन या कौवा है, दोनों टीम से खेलता था। इज दैट क्लियर? तो अभी आपने सुना होगा सहारा वालों ने कुछ पैसा लोगों का वापस लौटाना है, तो ये पैसा एक ऐसे अकाउंट में रखा गया जो ना सहारा का है ना बेसहारा का है। सरकार ने इसको संभाल के रखा है, नोटिफाई हो जाएगा फिर देंगे। दैट मनी इज कॉल्ड एज एस्क्रो। वो ओनरशिप किसी की नहीं है। तो आज भी बच्चों पैसे आपके अकाउंट से निकले, बट कंपनी के पास तुरंत नहीं जाते। जब लिस्ट फाइनल होती है टू होम शेयर्स आर टू बी गिवन, तब कंपनी के पास पैसा जाता है। टिल देन ये अलग से पड़ा रहता है इन एन अकाउंट कॉल्ड एज व्हाट? एस्क्रो। अब देखिए पैसा तो चला गया आपके अकाउंट से, 30 डेज बाद रिफंड आया, ना आपके काम ना मेरे काम। इंटरेस्ट का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? सेबी ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया, कॉल्ड एज आसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, आपने अपने बैंक के डिटेल्स भी उसमें दे दी। बैंक को कंपनी कांटेक्ट करेगी 7 दिन के बाद। आई रिपीट चिल्ड्रन, आफ्टर 7 डेज। मान लीजिए 20 अगस्त 2023 को आईपीओ ओपन हुआ, 22 अगस्त 3 दिन बाद ये क्लोज हो जाएगा। 22 को इवनिंग में 7 बजे तक कंपनी को पता लग गया किसको किसको शेयर खरीदना है। कंपनी विल टेक अनदर 7 डेज। 29 अगस्त को आपके बैंक के पास एक रिक्वेस्ट जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हैं यूपीआई आईडी से, तो आपके यूपीआई ऐप पे रिक्वेस्ट जाता है ना पेमेंट करो। आप डिनाई कर देंगे तो पैसा नहीं जाएगा, और डिनाई नहीं करेंगे, पे कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे तो पैसा चला जाएगा। आई होप सो आई एम नॉट वेरी फास्ट। 29 को आपके बैंक के पास एक सो कॉल्ड नोटिफिकेशन जाएगा, क्योंकि आपने पहले से यस बोला हुआ है। बैंक सो कॉल्ड उसको अलाउ कर देगा। 7 दिन के बाद 29 अगस्त को आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। 31 को आपके डीमैट में, या मैक्सिमम 1 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। और अगर आपको शेयर नहीं मिला तो कंपनी आपके बैंक से पैसा लेने की रिक्वेस्ट करेगी नहीं। मनी इज स्टिल लाइंग वेयर? इन योर बैंक, एंड इट इज अर्निंग इंटरेस्ट फॉर यू। तो आसबा के आने से लाखों करोड़ों रुपए का जो इंटरेस्ट लॉस होता था वो पूरी तरह से कवर हो गया, खत्म हो गया बेसिकली। तो पहले आसबा नहीं था इंडिया में, ये विदेशों से कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो लोगों को समझ में आ गया? लोगों को समझ में आ गया? चलो, तो ये जो प्रोस्पेक्टस है बच्चों, ये सेबी के पास रहता है। सेबी इसमें मॉडिफिकेशंस करता है, कंपनी इसको बताता है, और कंपनी इसको मॉडिफाई करके फाइनल प्रिंट देती है सेबी को। सेबी चेक करता है जो हमने बोला था वो कंपनी ने फॉलो किया या नहीं किया। गॉट इट?
इन दैट केस अगर फॉलो किया है तो आप शेयर इशू कर सकते हो, वरना नहीं। तो आईपीओ अब नहीं चलते, नाउ अ डेज इट इज ई-आईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? अब कंपनी ने मान लीजिए बच्चों 10,000 करोड़ रुपए के शेयर इशू किए। कितने? 10,000 करोड़। ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, न्यूज़पेपर वालों को, बैंक्स को कमीशन देनी पड़ती है, अंडरराइटर को कमीशन देनी पड़ती है, तो देयर वुड बी सर्टेन एक्सपेंसेस और नॉट। मान लीजिए 400 करोड़ खर्च हो गया। कितना चला? 400 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब कंपनी की जेब में नेट आया कितना? 10,000 करोड़ आया और 400 करोड़ खर्च हुआ। कितना आया? 9,600। एक्स लिमिटेड को एक कंपनी मिल गई जिसका नाम था जेपी लिमिटेड। व्हाट? और जेपी लिमिटेड कह रही है एक्स लिमिटेड से 9,500 करोड़ रुपए हमसे ले लो और अपने सारे शेयर हमको बेच दो। कंपनी कह रही ठीक बात है, 10,000 करोड़ आएगा शेयर बेच के, 400 करोड़ का खर्च है, नेट तो 96 ही आया। दुनिया भर का झंझट, दुनिया भर का झंझट, ये करो वो करो, यहां बैंक जाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर पूरा शेयर जेपी लिमिटेड को बेच दें तो पैसे भी आ जाएंगे। व्हाट? और जितना आईपीओ में डिलेड मनी आएगा, यहाँ तो पैसा भी तुरंत आएगा, उतना बिजनेस रख के कमा लेंगे। तो इस कंपनी को चिल्ड्रन प्रोस्पेक्टस भी बाजार में देना नहीं है। क्यों? क्योंकि पब्लिक से पैसा ही ले रही है। तो इनको देना पड़ेगा व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस सिर्फ वो कंपनी इशू करती है जिसको पब्लिक से पैसा लेना है। प्राइवेट कंपनी या वो पब्लिक कंपनी जिसको पब्लिक से पैसा लेना ही नहीं है, उन्हें बाजार में प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। वो एक पतला सा 10-15 पन्ने का कंटेंट बनाते हैं और इसे बोला जाता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की जगह पे दिए गए पत्र। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? अंडरस्टूड एवरीबडी? तो ऑफर फॉर सेल में कंपनी क्या करती है? अपने शेयर किसी दूसरी कंपनी को बेच देती है। अब वो स्टॉक मार्केट में बेचे ना बेचे, वो उनका आउटलुक है। एक्स लिमिटेड को तो अपने पैसे मिल गए। इज दैट अंडरस्टूड? प्राइवेट प्लेसमेंट एक होता है बच्चों, और एक होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। मेनी प्लेसेस दीज हैव बीन डिस्कस्ड एज सेम, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप बस 50 लोगों को ही अपने शेयर इश्यू करें, एज गुड एज अ प्राइवेट कंपनी चिल्ड्रन, तो इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। गॉट इट? बट एक एग्जांपल यहां पे और भी है चिल्ड्रन, व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनी। व्हाट डिड आई से? क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनी। यहां पे मैक्सिमम 200 लोगों को आप शेयर्स दे सकते हो। कितने? 200। तो जब आप एक लिमिटेड एरिया में अपने शेयर्स इशू करते हैं, 50 बोल सकते हैं आप उसको, तो दिस इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ में गया? ये प्रैक्टिकली प्राइवेट कंपनीज में ज्यादा किया जाता है। अंडरस्टूड एवरीबडी? सो प्लीज कॉपी दिस एग्जांपल्स झटपट। I hope so everybody understood in nutshell what is called as different types of methods of flotation. तो एग्जिस्टिंग कंपनी होनी चाहिए तभी राइट इशू हो सकता है। जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं हम उनको पहले डिस्कस करेंगे कि भाई शेयर आपको चाहिए या नहीं। इफ दे से यस कि हाँ हमको शेयर चाहिए, तो आप उन्हें दे दीजिए सेम प्राइस पे। और अगर आप सस्ते में भी दे रहे हैं तो पहले आपको ओल्ड वंस को पूछना पड़ेगा। एंड अबव ऑल ये कोई कंपल्जन नहीं है, ये कंपनी की विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड करेगा कि वो पुराने लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। समझ में आ गया? पक्का? तो ये बात याद रखिएगा, टू मेंटेन द कंट्रोल टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ओनली, बिकॉज नए लोगों को शेयर देंगे तो इंटरेस्ट डाइल्यूट हो जाएगा। वो इंटरेस्ट पेड वाला इंटरेस्ट नहीं, बेनिफिट। समझ में आ गया? चलिए, हाँ दिलचस्पी, दैट्स द राइट वर्ड। चलिए, कभी कभी कोटा से कभी चल जाता है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, एज आई सेड, द मोस्ट कॉमन वे आईपीओ। ऑफर फॉर सेल, यहाँ पे देखिए लिखा है कंपनी सेल सिक्योरिटीज एट एन अग्रीड प्राइस टू द ब्रोकर who in turn resell to the public at a higher price। यहाँ पे ब्रोकर कौन होता है? शेयर ब्रोकर नहीं होता बच्चों, यहाँ पे कोई कंपनी होती है, बिकॉज 9-10 हजार करोड़ रुपए किसी ब्रोकर के पे करने की हैसियत के बाहर है। तो इट इज सम जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसको थ्रू द ब्रोकर हम सारा शेयर अपना बेच देते हैं। फिर वो कंपनी बेचे ना बेचे, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? और रीजन यही है, टू अवॉइड द डिफिकल्ट प्रोसीजर, और फ्लोटेशन कॉस्ट भी थोड़ी कम होती है। Is that clear? It's just like that कि आपको कोई बुक चाहिए, सब बच्चों को, सारे लोग जाएं बुक शॉप पे भीड़ लगाएं, बट मेरी सीधे पब्लिशर से जान पहचान है,
तो मैं सीधे पब्लिशर से परचेज कर लूंगा, वो जितना डिस्काउंट बुक शॉप को देता है मेरे को दे देगा। तो आपको मार्केट में एमआरपी पे या 10% डिस्काउंट पे बुक मिलेगी, मेरे थ्रू आपको 40% डिस्काउंट पे मिल जाएगी। हाँ मालविया जी बोलिए। बेनिफिट यही कि झंझटबाजी नहीं होगी कम से कम। इज दैट क्लियर? हम 10,000 करोड़ रुपए आईपीओ से लें, 400 करोड़ तो हमारा खर्चा हो जाएगा, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, बैंक का कमीशन, अंडरराइटर वगैरह वगैरह, तो हमारी जेब में तो 9,600 करोड़ आया। अगर 9,500 करोड़ में कोई कंपनी शेयर खरीदने को तैयार है तो बेटर कि हम उसी को बेच दें। ओके। प्राइवेट प्लेसमेंट मैंने बताया था ना, शेयर्स आर ऑफर्ड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल, सम सेलेक्टेड। मार्केट में पब्लिक को ये शेयर नहीं बेचे जाएंगे। ओके। ई आईपीओ एग्जैक्टली सेम जैसे आईपीओ होता है, द ओनली डिफरेंस इज, ऐसे गोल गोल ये आपको लग रहा है कोई आत्मा नाच रही होगी स्क्रीन पे क्योंकि कोई नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो नथिंग लाइक दैट, जस्ट अ जोक। तो यहाँ पे आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाते हैं, हम और आप जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी ब्रोकर के थ्रू ही आपको जाना है, क्योंकि एट द एंड वहां पे ब्रोकर का आपको मेंबरशिप नंबर डालना पड़ेगा। तो सर डायरेक्ट हम शेयर नहीं खरीद सकते? बिल्कुल नहीं खरीद सकते। पीपल वुड से नहीं सर, शेरखान.com, वो ग्रो ऐप, ये सब ब्रोकर ही तो हैं, ये सब ब्रोकर ही तो हैं, ये कोई कॉमन मैन थोड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं। बट कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, दे ऑल आर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ये दोनों ब्रोकर्स हैं। तो डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में शेयर नहीं खरीद सकते, ब्रोकर के थ्रू ही खरीदना पड़ेगा। सर ये कौन सी दादागिरी है? दादागिरी नहीं है, दे नो द सिस्टम ऑफ वर्किंग बेसिकली। समझ में आ गया भाई? आपका ग्रीवियंस कौन सुनेगा अगर आपको कल को शेयर नहीं मिला, पैसा नहीं लौटा? इसलिए मिडिलमैन बनाए जा रहे हैं। ओके, सो द डिफरेंस इज वेल अंडरस्टूड चिल्ड्रन। प्राइमरी मार्केट में न्यू शेयर्स बिकते हैं और सेकेंडरी में एग्जिस्टिंग। सर तो थोड़ा घिसा हुआ होगा शेयर, शेयर है, कार और फर्नीचर नहीं है जो घिसा हुआ होगा। ओके, तो आपने बैंक जाके बैंक से मनी बोरो किया, एकदम नई गड्डी आपको दी गई है जिसमें प्लास्टिक टेप भी लगा होता है, तो दैट इज प्राइमरी मार्केट। वही नोट आपने मेरे को दे दिया, चाहे वो थोड़ा सा घिसा हो, मुचड़ा हो, बट क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? 100 रुपए का नोट क्या 96 में चलेगा? बिल्कुल नहीं। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में लिखा हैज अ फिक्स्ड लोकेशन, ये बकवास है चिल्ड्रन। ये पुराने जमाने की बात है जब स्टॉक एक्सचेंज एक पर्टिकुलर प्लेस पे चला करता था, अब ऐसा नहीं होता। गॉट इट? प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बट सेकेंडरी मार्केट में उस जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसका शेयर आप खरीद रहे हो बेच रहे हो वो इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर मैंने आपको रिलायंस का शेयर बेचा, आपने मेरे को टाटा का शेयर बेचा, तो इसमें टाटा और रिलायंस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनका इंटरेस्ट क्या होता है भाई, जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इनकी शेयर्स की ज्यादा होगी, कंपनी की रेप्यूटेशन बढ़ेगी, और उस रेप्यूटेशन को 2-4-5 साल में एनकैश कराने के लिए वो आईपीओ ले आते हैं बीच में। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन प्राइमरी मार्केट में होता है, कंपनी के पास पैसे जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में मेरा और आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगा, हमारे और आपके पैसे बढ़ते हैं। ओके, द प्राइमरी मार्केट में कौन होता है जो कंपनी के शेयर का प्राइस जज करता है? अगर आप पुरानी कंपनी है और आपका 10 रुपए का शेयर इस समय 850 का है, तो आप इस समय नया शेयर भी 850 में बेच सकते हो, सेबी आपको हरी झंडी दे देगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहे हैं तो आपको कितने पैसे की जरूरत है, व्हाट इट क्लियर, उसी के अकॉर्डिंगली सेबी विल डिसाइड कि आप किस भाव पे अपना शेयर बेचोगे। बट सेकेंडरी मार्केट में इट इज ओनली वन कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा होगी शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, डिमांड कम होगी शेयर प्राइसेस गिर जाएंगे। व्हाट इट? तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? पक्का? तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे चिल्ड्रन, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं आपको। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।